नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, आज नए सप्ताह के नए दिन की शुरुआत है, यानी मंडे है सवेरे। और इस सप्ताह राजनीतिक रूप से इस देश में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको मालूम है, 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। हालांकि ऊपरी तौर पे अगर प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो क्लियर है कि एनडीए यानी बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएंगे और इंडिया गठबंधन या विपक्ष के उम्मीदवार हार जाएंगे, क्योंकि 60-65 वोटों का फर्क है। लेकिन पिछले कई दिनों से एक बात चल रही है कि पर्दे के पीछे बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है। पर्दे के पीछे खेल हो गया अगर, तो आप ये समझिए कि एनडीए तो छोड़िए, प्रधानमंत्री की बड़ी फजीयत हो जाएगी। अगर कुछ पार्टीज ने, एनडीए की जो समर्थक पार्टी है, अगर उन्होंने एब्सटेन भी कर दिया तो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फजीयत है। खास करके तेलुगु पार्टियों ने अगर एब्सटेन कर दिया या किसी और ने कर दिया, बेशक उम्मीदवार जीत जाए मोदी जी का, लेकिन सबका साथ ना आना, इसलिए मुझे लगता है ये जबरदस्त संदेश दे जाएगा। और इसी डर का एक कवर अप था जो शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए बाकायदा स्पेशल फोन करते हैं। यूं तो किसी न किसी सांसद का रोज जन्मदिन होता है, गृह मंत्री हर किसी को तो फोन नहीं करते। राजीव राय को फोन करने के पीछे कुछ तो कहानी है। आप जानते हैं, मोदी जी और अमित शाह की कोई भी चाल या कोई भी वो कदम बिना किसी मकसद के नहीं होता है। तो एक डर कहीं ना कहीं दिख रहा है। दूसरा, इस हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी ने जो वादा किया था हाइड्रोजन बम फोड़ने का, वो हाइड्रोजन बम इस हफ्ते फूटेगा। और उम्मीद है कि उस हाइड्रोजन बम की जो धमक है उससे सत्ताधारी पार्टी बहुत परेशान होगी, हिल जाएगी। अब उस हाइड्रोजन बम में, जैसे मेरा आंकलन था कि बनारस की सीट होगी जहां से प्रधानमंत्री जीते, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि 6 सीटों का उसमें जो है वो टोटल, या 6 जगहों का खुलासा राहुल गांधी इस बार करेंगे, जिसमें हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी है। बनारस के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव भी है, या हरियाणा के भी है। बात सही है, हरियाणा का भी होना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में अचानक से चीजें ऐसे पलटी कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। जो कंफर्म माना जा रहा था, गोदी मीडिया के सर्वे भी जहां कंफर्म कांग्रेस की जीत मान रहे थे, वहां बीजेपी तीसरी बार कैसे रिपीट हो गई। और वो भी तब जब चुनाव मतदान से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद कहते हैं कि सारा इंतजाम हो चुका है, आप घबराइए मत। प्रेस को इस बयान देते हैं, इशारा करते हैं। अब वो इंतजाम क्या थे, उसका खुलासा होना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है राहुल गांधी को, ये आज मैं वीडियो छोटा सा इसलिए बना रहा हूं कि राहुल गांधी को अपने घर में जो गड़बड़ है उसको भी सुधारने की जरूरत है। ठीक है, आप हाइड्रोजन बम तो फोड़िए, लेकिन उससे पहले अपने घर के छेदों को भी बंद करना जरूरी है। अपने यहाँ पर जो भेदिए हैं उन्हें कैसे कोई रोकेगा। आपको क्या मालूम, आप खुद याद कीजिए कि जब हरियाणा का चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस क्यों हारी, जब इसका विश्लेषण किया गया तो एक चीज कांग्रेस के नेताओं ने हाईकमान को भी बोली, जनता को भी बोली, कि बीजेपी ने पूरा चुनाव जाट वर्सेस अदर्स कर दिया था। यानी कि जाटों जाटों को ये कह दिया, ये लोगों के दिमाग में बिठा दिया था कि जाट ही सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे, ये जाटों की सरकार होगी, इसलिए बाकी सब लोग बीजेपी के साथ हो गए। ये कहा, ये कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा, ये हाईकमान ने भी माना। और दूसरा एक छोटा कारण माना कि गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये भी बात तय है। लेकिन आज हम ये जरा जाटों की बात करते हैं। क्या सही में जो बताया गया राहुल गांधी को या मल्लिकार्जुन खड़गे को या पब्लिक को, वो सही जानकारी थी कि वो झूठी जानकारी थी? आंकड़े तो बताते हैं कि जानकारी झूठी थी, ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि मैं आपको छोटा सा नंबर बताता हूं, हरियाणा की 90 में से 28 सीटें ऐसी है जो हार्डकोर जाटों की सीटें हैं, मतलब जहां जाट फैक्टर ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी सबसे बड़ा फैक्टर जाट ही। 28 सीटें ऐसी है जहां जाट तय करते हैं कि कौन जीतेगा। 28 सीटें। आपको मालूम है, 28 में से 24 सीटों पर बीजेपी जीती।
28 जाटों की सीटों पर 24 सीट पर बीजेपी जीती। ये कैसे संभव है जब अगर बीजेपी जाट वर्सेस अदर्स की पॉलिटिक्स पे चुनाव लड़ रही थी? तो इसका मतलब उन्हें जाटों के तो वोट मिलने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन जाटों की 28 में से 24 सीटें बीजेपी को मिली। फिर आइए रोहतक और सोनीपत लोकसभा सीटें, 2 लोकसभा सीटें। इन्हें गढ़ किसका माना जाता है? गढ़ किसने कहा ये हमारे गढ़ है? वो कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जिस पर कांग्रेस ने पूरा दांव लगाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से पूरा हरियाणा का चुनाव पार्टी ने लड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट है, कहा जाता है जाटों के सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त। कांग्रेस ने उन्हीं पे दांव लगाया, इसीलिए कहा जा रहा है बीजेपी ने एक पूरा गेम बना दिया कि ये तो जाटों की सरकार है, कांग्रेस को और दूसरे नॉन जाट को सबको इसके खिलाफ भड़का दिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा दावा करते हैं कि रोहतक और सोनीपत सीट, लोकसभा सीट उनका गढ़ है, और इन दोनों लोकसभा सीटों पर 18 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 18 विधानसभा सीटों पर भी 9 सीटों पर बीजेपी जीती। 18 में से 9 सीटें बीजेपी जीती है, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए। तो ये कैसे जाट वर्सेस अदर चुनाव हुआ? कैसे? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि गलत लोगों को टिकट दिया गया, तो इन 18 सीटों पर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों को ही टिकट दिया गया था, फिर कैसे 9 लोग हार गए? अगर जाट वोट जो पड़ा है, टोटल वोट में मतलब 54% के आसपास कांग्रेस को पड़ा है। बाकी वोट कैसे बीजेपी को चला गया अगर पूरा चुनाव जाट वर्सेस अदर हुआ था? लेकिन हाईकमान को थ्योरी यही दी गई कि चुनाव जाट वर्सेस अदर हुआ था। हकीकत यह है कि अब हरियाणा में लोग खुल के बोलने लगे हैं कि यह सिर्फ उसी तरह का हुआ है जैसे मोदी जी का विश्व गुरु का हुआ है। हरियाणा में भी ठीक उसी तरह का हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसा है नहीं। जाट उन्हें अपना नेता पूरी तरह से नहीं मानते। वो उतने बड़े जाट नेता नहीं हैं जितने बड़े चौधरी देवीलाल हुआ करते थे या चौधरी बंसीलाल हुआ करते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतने बड़े जाट लीडर नहीं है, बल्कि कई इलाकों में तो ये कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़े जाट नेता तो चौधरी वीरेंद्र सिंह है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो लेगेसी है, खानदानी लेगेसी है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से बड़ी लेगेसी है। सर छोटू राम के खानदान से वीरेंद्र सिंह आते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो पूजे जाते हैं एक तरह से हरियाणा में बहुत सी जगहों पर। लेकिन वीरेंद्र सिंह छोड़ के बीजेपी में चले गए थे, तो जाहिर सी बात है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उन पर दाव नहीं खेला जा सकता था, क्योंकि ऐसे आदमी का क्या भरोसा। हालांकि दोनों आपस में कजन्स हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी वीरेंद्र सिंह आपस में कजन है, लेकिन बनी नहीं इनकी कभी। इसलिए अब कहा यह जा रहा है कि अगर कांग्रेस को जाट पे ही दाव लगाना है तो वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह, जो मात्र 32 वोटों से विधानसभा चुनाव हारे, मात्र 32 वोटों से, उनको राहुल गांधी आगे करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह को भी अपने नजदीक रखना चाहते हैं। लेकिन कमान शायद विजेंद्र सिंह जैसे किसी चेहरे को दी जाए या विजेंद्र सिंह को दी जाए, लेकिन ये बाद की बात है, हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की बात है। लेकिन जो मैंने अभी आंकड़ा दिया आपको, इसका हिसाब भी करना जरूरी है, इस पे बात करना जरूरी है। ऐसी चीजें क्यों हुई इसका जानना जरूरी है। जब तक राहुल गांधी इन लूपहोल्स को ठीक नहीं करेंगे ना, तो हाइड्रोजन बम अगर वो फोड़ भी लेंगे, उसका जमीनी स्तर पर फायदा नहीं होगा। बेंगलोर का, मधेपुरा का उठाया, बहुत अच्छा किया, वहां मजबूत है, पार्टी सत्ता में है, उठाना चाहिए था। लेकिन जब आप हरियाणा की बात करोगे तो ये चीजें भी तो सामने आ रही कि आप लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक कह रहे हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्यों कहा नायब सिंह सैनी ने कि सब इंतजाम हो चुका है? क्या उन बातों में दम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैसेज पहुंचा दिया गया था कि जो ईडी के मामले हैं उनके, वो फाइल अगले दिन ही खुल जाएगी? क्या फाइल खुलने का डर काम कर गया किसी तरह का? यह कहानी
कुछ और ही है। ये सब जानना भी राहुल गांधी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हाइड्रोजन बम के जरिए वोट चोरी की असलियत लोगों के सामने लाना है। दोनों चीजें जरूरी है। अब फिर वही एक शख्स सेंटर में आ जाता है कि भाई ये काम राहुल गांधी का वैसे नहीं है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे का काम है, ये काम उस शख्स का है जो संगठन महामंत्री है, यानी केसी वेणुगोपाल। लेकिन केसी वेणुगोपाल पर हरियाणा के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कैसे कैसे इल्जाम लगे, ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये भी किसी से नहीं छुपा है कि कर्नाटक में अभी भी सरकार टिकी हुई है। डीके शिव कुमार कहते हैं मैं बॉर्न कांग्रेसी हूं और मरूंगा भी कांग्रेसी। इतना कुछ कह रहे हैं, उसके बावजूद उनके साथ जो वादा किया गया वो वादा पूरा नहीं किया जा रहा। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी जा रही, वो भी सिर्फ इसलिए कि केसी वेणुगोपाल सिद्धारमैया की ढाल बनकर खड़े हैं। ये भी पूरी एआईसीसी में सबको मालूम है। सबको मालूम है कि हिमाचल में जो सरकार के अंदर गड़बड़ियां हो रही है, संगठन में गड़बड़ियां हो रही है, संगठन सरकार की बन नहीं पा रही, वो सारी जानकारी भी केसी वेणुगोपाल तक है, प्रियंका गांधी तक है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये आप खुद समझदार हैं। नमस्कार।